गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। तो अपन जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं गुणसूत्र से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। ये जो गुणसूत्र है ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं ये जो गुणसूत्र है ये आनुवांशिकता के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और देखो। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो गुणसूत्र है ये गुणसूत्र किसके अंदर स्थित होंगे, केंद्रक के अंदर होंगे। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसी आनुवांशिकता के क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं जीन पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों के ऊपर ये जो जीन होते हैं ये कैसे क्रम में स्थित होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाएंगे वो कैसे क्रम में पाए जाएंगे, रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। अब देखो जीन की परिभाषा क्या है, जीन क्या है, यानी कि जो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। ये कैसे क्रम में स्थित होंगे, ये क्रम में होंगे, कौन से क्रम में होंगे, रेखीय क्रम में स्थित होंगे। उसके बाद में इसका अपन इतिहास देखते हैं तो सर्वप्रथम हाफ मिस्टर ने, वैज्ञानिक नाम कौन सा है, यानी कि इस हाफ मिस्टर ने 1948 में गुणसूत्रों को ट्रेडेस्केंसिया की कौन सी कोशिका में देखा, प्राग मातर कोशिका में देखा। सर्वप्रथम हॉफ मिस्टर ने 1948 में गुणसूत्रों को ट्रेडेस्किया की प्राग मातर कोशिका में किसको देखा, गुणसूत्रों को देखा। उसके बाद में एक अगला वैज्ञानिक आता है वाल्डेयर ने बताया कि केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना, केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा जो संरचना है वो क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। किसने कहा, ये कहा वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक। वाल्डेयर ने क्या कहा कि केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को अपन गुणसूत्र कहते हैं, ये वाल्डेयर ने कहा। अगर अपन बात करें अध्ययन की तो इसका जो अध्ययन है वो किसने किया था। अध्ययन की बात करें या वर्णन की बात करें, इसका जो अध्ययन और वर्णन है वो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया। गुणसूत्रों का अध्ययन और वर्णन किसने किया, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है गुणसूत्रों के बारे में मैं आपको बताता हूं। वायरसों में निश्चित
गुणसूत्रों का वायरसों में निश्चित गुणसूत्रों का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें डीएनए, अपन कह सकते हैं कि वायरस में डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक पाया जाए। वायरसों में निश्चित गुणसूत्रों का अभाव होता है, या आप कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं उन वायरसों में या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। एक अगला आता है जीवाणुभोजी। देखो जीवाणुभोजी एक प्रकार के क्या है, वायरस है। यह आपको ध्यान रखने योग्य बात है। कभी ऐसा मत समझ लेना कि जीवाणु नाम आ रहा तो ये जीवाणु है, नहीं। जीवाणुभोजी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। इसको अपन ने इंग्लिश में लिखें बैक्टीरियोफेज। देखो इसमें दो शब्द हैं, एक बैक्टीरियो और दूसरा फेज। बैक्टीरियो का मतलब होता है जीवाणु और फेज का मतलब होता है भक्षण। अब परिभाषा याद करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा आपको याद है, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो प्लस फेज। बैक्टीरियो का मतलब होता है जीवाणु, फेज का मतलब होता है भक्षण। और मैंने बता दिया जीवाणुभोजी के एक प्रकार का वायरस। तो ऐसे वायरस जो किसका भक्षण करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, उससे अपन क्या कहेंगे, जीवाणुभोजी कहते हैं। और जीवाणुभोजी में जो डीएनए पाया जाएगा, आनुवंशिक प्रभाव डीएनए, ये जो डीएनए होगा या तो रेखीय होगा या फिर कैसी आकृति का होगा, ये वर्तुलाकार आकृति का होगा। कैसी आकृति का होगा, वर्तुलाकार आकृति का होगा। तो जीवाणुभोजी ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी कहते हैं। और जीवाणुभोजियों में जो डीएनए पाया जाएगा वो या तो रेखीय होगा या फिर कैसा होगा, वर्तुल प्रकार का होगा। अगर अपन बात करें टीएनए, टीएनए का पूरा नाम है देखो टोबैक, एम से मोजेक और वी से वायरस। यानी कि अपन कह सकते हैं तंबाकू मोजेक वायरस। और इस तंबाकू मोजेक वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थों के रूप में पाया जाता है वो कैसा होता है, आरएनए होता है। और आरएनए कैसा होगा, एक सूत्री प्रकार का होगा। कैसे प्रकार का होगा, एक सूत्री प्रकार का होगा। यदि अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो जैसे अपन यहां पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की बात करें, आपने पढ़ा था ये क्लास में, अच्छी तरह से पढ़ाया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे अपन एग्जांपल ले तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएगा जीवाणु। तो जीवाणु में गुणसूत्र न होकर, जीवाणु में गुणसूत्र न होकर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। और यदि अपन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे जंतु, पादप, कवक, इन सभी के अंदर एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। यदि अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र न होकर न्यूक्लियोइड पाया जाता है जैसे जीवाणु। और यदि अपन बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की जैसे जंतुओं की, पादपों की, कवकों की, तो प्रत्येक में गुणसूत्र निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अब सभी में, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, प्रत्येक जंतु पादपों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले मनुष्य। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं आपसे पूछ लिया जाए, ये होते हैं द्विगुणित। और एगुणित पूछे तो इसके आप क्या कर देंगे? आधे कर देंगे। क्या कर देंगे? आधे यानी कि 23। एगुणित 23 और द्विगुणित 40। इसी तरह अपन बात करें, जैसे तितली की बात करें तो तितली में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 380 पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला, मेलेनोगैस्टर, इसकी बात करें तो इसमें कितने पाए जाएंगे? इसमें पाए जाते हैं कितने? 8 पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें चूहे की बात करें तो चूहे में 42 पाए जाते हैं। बिल्ली की बात करें, बिल्ली में 38 पाए जाते हैं। कुत्ता की बात करें, कुत्ते में 78 पाए जाते हैं। और यदि अपन बात करें प्याज की बात करें तो प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो प्रत्येक, चाहे वो जंतु हो, चाहे पादप हो, चाहे कवक हो, प्रत्येक में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, फल मक्खी में 8 गुणसूत्र है, इसे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर भी कहते हैं। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में 38 गुणसूत्र है, कुत्ते में 78 है और तितली में 380 है, चूहे में 42 है, प्याज में 32 है। और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किसमें? हरण में, ओफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। और ओफियोग्लोसम में लगभग कितने गुणसूत्र होते हैं? ओफियोग्लोसम में लगभग जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 1260। तो इसमें आपको कोई ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगला अपन टॉपिक देखते हैं मानव गुणसूत्र। मानव गुणसूत्र देखो, मनुष्य के अंदर है। अगर अपन बात करें, मैंने अभी बताया था मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। और अगर जोड़ी बनाए तो 23 जोड़ी। इन 46 गुणसूत्रों में से पुरुष और स्त्री, या हम कह सकते हैं मानव, इन दोनों में 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि 23 जोड़ी। इनमें से पुरुष और मानव दोनों में से 44 गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं। तो ऐसे गुणसूत्रों को अपन कहते हैं काई
गुणसूत्र या फिर अलिंगी गुणसूत्र या फिर आप कह सकते हैं ऑटोसोम। क्या कह सकते हैं? ऑटोसोम। किससे कहेंगे? ऑटोसोम। यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों में 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपन ऑटोसोम कहते हैं। और ये जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये कायिक गुणसूत्र शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। लिख सकते हैं, शरीर निर्माण में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जोड़ी बनाए तो 22 जोड़ी होगी। 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, वो पुरुष की बात करें तो पुरुष में 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो होता है XY। इसमें से एक गुणसूत्र होता है छोटा और एक होता है बड़ा। ये छोटा होगा और ये क्या होता है? बड़ा। पुरुष में जो 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र है वो होता है XY। इनमें से एक गुणसूत्र छोटा होता है, एक बड़ा, यानी कि X तो छोटा होगा और Y क्या होगा? बड़ा होगा। और यदि मादा की बात करें तो मादा में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र समान प्रकार का होगा और 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र कौन सा होगा? XX होगा। तो अपन लिख सकते हैं, देखो पुरुष में 44 कायिक गुणसूत्र, इन गुणसूत्रों को अपन कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स गुणसूत्र या एलोसोम गुणसूत्र। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इसे अपन लिंग गुणसूत्र भी कह सकते हैं, सेक्स गुणसूत्र भी कह सकते हैं और एलोसोम गुणसूत्र भी कह सकते हैं। अब देखो पुरुष में 44 और 23 जोड़े का XY है, इसमें XX हो जाएगा। तो अब देखो 44, 45 और 46, यानी कि 46 गुणसूत्र हो गए पुरुष में और 46 किसमें हो गए? मादा में हो गए, जिसमें से 44 दोनों में समान है। 23वीं जोड़ी का पुरुष में XY है और इसमें कौन सा हो जाएगा? XX हो जाएगा। एक इससे में जो टॉपिक आता है वो लिंग निर्धारण का आता है। तो लिंग निर्धारण कैसे करेंगे? देखो यहां पर 8 सूत्री विभाजन करा दो, 8 सूत्री विभाजन। तो 44 के कितने हो जाए? 22 इधर और 22 इधर, प्लस लगा दो। XY है तो आधा आधे कर दो, एक X इधर हो जाएगा, एक Y इधर हो जाएगा, इधर भी कर लो, 8 सूत्री विभाजन हो जाएगा। 22 प्लस X और 22 प्लस X। अब अपन मिलान कैसे करेंगे? देखो 1, 2, 3 और 4। एक फॉर्मूला याद रखना, 13, 14, 23 और 24। तो 1 और 3 को मिला दो, 22 और 22 44 हो गए, प्लस XX हो गया। फिर 1 और 4 को मिला दो, ये 1 हो गया और ये अपना 4 हो गया, 44 प्लस XX। उसके बाद में 2 और 3 को मिला दो, ये 2 और 3 हो गया, 22 और 22 44 प्लस XY हो गया। और उसके बाद में 24 को मिला दो, 2 और 4, 44 प्लस XY, यानी कि ये तो हो गई पुत्री, ये भी पुत्री, ये हो गया पुत्र और ये हो गया पुत्र। यानी कि 50% पुत्र प्राप्त होंगे और 50% क्या प्राप्त होगी? पुत्रियां प्राप्त होती हैं। काफी बार ये 12th क्लास में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझा दोगे कि स्त्री और पुरुष दोनों में 44 गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र या एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं, शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। जबकि ये 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र पुरुष में तो होगा XY और मादा में होगा XX है। इनमें ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अब इनमें सूत्री विभाजन करा देंगे, उसके बाद में क्रॉस करवा देंगे
तो आप F1PD हो गई ये। तो इसमें अपन देखेंगे तो 50% हमें पुत्रियां प्राप्त होती है और 50% हमें क्या प्राप्त होते हैं, पुत्र प्राप्त होते हैं। तो ये मानव में लिंग निर्धारण हो गया। एक इसके बाद परिभाषा आती है और वो परिभाषा ये है गुणसूत्रीय आलेख या कौन सा आता है, ईडियोग्राम किसे कहेंगे। तो मनुष्य के गुणसूत्र जोड़ों को उनके आकार के आधार पर लिख सकते हैं। गुणसूत्र जोड़ों को उनके आकार के आधार पर एक क्रम में लगा लिया जाता है। यानी कि मनुष्य के जो गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं, उन जोड़ों को उनके आकार के आधार पर एक क्रम में लगा लिया जाता है और या फिर क्या कर लिया जाता है, जमा लिया जाता है, जमा लिया जाता है। इन जमा लिया जाता है, चलिए यहां तक देख दो। यानी कि गुणसूत्र जोड़ों को उनके आकार के आधार पर एक क्रम में लगा लिया जाता है या फिर क्या कर लिया जाता है, जमा लिया जाता है। तो इस प्रकार के आरेख को देखो, तो इस प्रकार के आरेख को गुणसूत्रीय आलेख या आरेख भी कह सकते हैं या फिर ईडियोग्राम कहते हैं। ये परिभाषा ध्यान रखना, एक नंबर में पूछी जा सकती है कि ईडियोग्राम क्या है। तो लिख दोगे परिभाषा कि गुणसूत्रों को या गुणसूत्र जोड़ों को उनके आकार के आधार पर एक क्रम में क्या कर लिया जाता है, जमा लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो आरेख होगा, इस प्रकार का जो आरेख होगा उससे अपन क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय आलेख या फिर आप गुणसूत्रीय आरेख कह दो या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, ईडियोग्राम कह सकते हैं। इस तरह ये इसकी जो परिभाषा हो गई वो कंप्लीट हो गई। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसके बाद में जो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मानव में गुणसूत्र विकृतियां। मानव में गुणसूत्र विकृतियां वाला टॉपिक होगा और दो प्रकार की पाई जाएंगी, एक तो ऑटोसोमल हो जाएगी और एक लिंग से संबंधित हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां।
देखो मानव में अगर अपन देखें तो दो प्रकार की गुणसूत्र विकृतियां पाई जाती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? ऑटोसोमल, इसको अपन असामान्यता, और दूसरी हो गई लिंग संबंधी असामान्य। ठीक है, तो मानव में गुणसूत्र विकृतियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मानव में दो प्रकार की गुणसूत्र विकृतियां पाई जाती हैं, और दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? एक ऑटोसोमल हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो गई? लिंग संबंधित असामान्य। इनमें से अपन जो सबसे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा ऑटोसोमल या फिर असामान्य। देखो ऑटोसोमल या फिर जो कायिक असामान्यताएं होती हैं वो कौन कौन सी होंगी? इनमें से जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाएगी, एक एडवर्ड का सिंड्रोम हो जाएगा, एक हो जाएगा क्राइटूचेट। तो डाउन सिंड्रोम की अपन बात करें, जो पहला जो विकार आता है, इसमें भी पहला जो विकार पढ़ेंगे कौन कौन सा पढ़ेंगे? इसमें एक अपन पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम है, दूसरा अपन पढ़ेंगे एडवर्ड सिंड्रोम है, और एक पढ़ेंगे क्राइटूचेट सिंड्रोम। ये इन तीन टॉपिकों के बारे में। इनमें देखो जो ऑटोसोमल है या कायिक असामान्यता है, इनमें जो भी परिवर्तन होगा वो कायिक कोशिका में होगा। कौन सी कोशिका में होगा? देखो ध्यान दो, ऑटोसोमल यानी कि गुणसूत्र में जो परिवर्तन कायिक कोशिका में होगा, और इसमें किससे संबंधित होगा? लिंग से संबंधित। तो ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद।